G20 का समिट हर साल होता है, लेकिन भारत में हो रहा इस बार का समिट खास क्यों है? ये कई मायनों में पुराने समिट से बिल्कुल अलग है। अब ये समझिए ये अलग क्यों है। पहले वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका दरवाजा खटखटाने तक सीमित थी, जिसमें हम दुनिया के बड़े बड़े एलीट क्लब्स में जाकर दरवाजा खटखटाते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि हमें भी उनके इस क्लब में यानी इस मंच में प्रवेश करने दिया जाए, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दी जाए, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अब भारत की यह भूमिका बदल चुकी है। अब हमारा देश न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ एक ही टेबल पर बैठा है, बल्कि इस टेबल की मुख्य जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भारत बैठा है। और आज हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों से इन्विटेशन पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस बार हम दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब हम इनविटेशन का इंतजार नहीं कर रहे, अब हम इनवाइट कर रहे हैं। यह फर्क है। इस बार का G20 इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार भारत ने अपने हिसाब से, अपनी नजर से और अपने अनुभव से इस समिट का पूरा एजेंडा तैयार किया है और उसे बड़े ही अद्भुत तरीके से लागू किया है। यानी भारत ने जो एजेंडा सेटिंग की है वो बिल्कुल अलग की है बाकी देशों से, और जो इंप्लीमेंटेशन किया है उसका वो भी बिल्कुल अलग है। पिछले एक साल में भारत के 60 शहरों में G20 की 200 बैठकें हुई और ये एक नया रिकॉर्ड है जिसमें हमने पहली बार आम जनता को G20 के समिट से जोड़ा और लोगों को बताया कि यह समिट असल में सिर्फ नेताओं का नहीं है, राष्ट्राध्यक्षों का और डिप्लोमेट्स का नहीं है, सरकारों का नहीं है, आपका भी है। और हम इस G20 समिट को अपने देश के कोने कोने तक लेकर गए। जैसे मैंने कहा 60 देशों तक, 60 शहरों तक हम इसे लेकर गए हैं। तो पहली बार हमने G20 जैसे समिट के दरवाजे अपनी जनता के लिए खोले हैं। इससे पहले यह समिट आम जनता से दूर एक बड़े बंद हॉल में हुआ करते थे और इस समिट की पहुंच अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राजनयिक, अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञों तक ही सीमित होती थी। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं होता था। ये समिट हुआ करते थे, मीडिया कवर करता था, नेता आते थे, विशेषज्ञ आते थे, डिप्लोमेट आते थे, खत्म हो जाता था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने एक क्रिएटिव एजेंडा सेट किया और उसे लागू किया, उससे यह समिट आम जनता का समिट बन गया। ये पहली बार हुआ है इस समिट के इतिहास में जब किसी देश ने इसे जनता के लिए खोल दिया है। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत की राजनीति में और भारत में G20 का समिट हो रहा है और सारे देश के लोग इसमें एक भागीदार की तरह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस समिट को अलग बनाने के लिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कराया और बताया कि भारत दुनिया को डिजिटल क्रांति का मार्ग दिखा सकता है और इस क्षेत्र में हमसे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। यह भारत का, यह हमारा एक यूएसपी है। इसी के साथ भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चीन समेत कई देश सहमत हो गए हैं। यानी भारत G20 की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है बल्कि इसके विस्तार की भी कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा नेता कौन सा होता है? वो होता है जो अपनी टीम का विस्तार करता है। इसलिए भारत ने अकेले अपने दम पर G20 में अफ्रीकी देशों के लिए दरवाजा खोल दिया है और अब अगली बार अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल होंगे। इसलिए इसका नाम जो G20 है, ये G20 का आखिरी समिट होगा। इसके बाद ये G20 नहीं रहेगा, ये G21 बन जाएगा। तो G20 का ये आखिरी समिट है। अगली बार से ये G21 होगा क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज से 76 वर्ष पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब अंग्रेज ये कहते थे कि भारत को यह आजादी बड़ी महंगी पड़ेगी और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में लोगों में वो क्षमता नहीं है कि इस देश को चला पाए। और तब हमें कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। ये ठीक वैसा ही था जैसे 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की टीम की कोई बात नहीं करता था, हमें हल्के में लेते थे, हमें बहुत कम करके आंका गया था। उस समय कहा गया कि भारत को क्वार्टर फाइनल में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने वो वर्ल्ड कप जीता और सबको चौंका दिया। आज जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो भारत को उसका सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है और क्रिकेट के वर्ल्ड कप की ही तरह वैश्विक राजनीति के इस वर्ल्ड कप में भी अब हमने अपनी टीम की वही जगह और वही पहचान बना ली है। भारत के संघर्षों के साथ आज यहां पर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष के बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का उदय और भारत का उदय भी लगभग एक जैसा है। गुजरात के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी कल दुनिया के 29 देशों और 12 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों और बाकी के बड़े बड़े नेताओं का नेतृत्व करेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति G20 समिट में भाग लेंगे।
और एक ऐसी चीज है जो आप सबको आज बहुत प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री मोदी के पिता गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन जिस घर में बीता उसकी छत भी पक्की नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक मुश्किल मार्ग तय किया और उस पर चलते हुए कठिन परिश्रम किया। 1993 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब उन्होंने एक आम आदमी की तरह व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर यह तस्वीर खिंचवाई थी। देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने ये तस्वीर अपने दोस्तों को जरूर दिखाई होगी, ये कहकर कि देखिए मैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हूं। और तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि जो शख्स व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है उसी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक दिन 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे और प्रधानमंत्री के घर भी जाएंगे और उनके साथ मुलाकात करेंगे। परिश्रम में कितनी शक्ति होती है ये आज आप प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं, प्रेरणा आप ले सकते हैं और ये हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए।